करते हैं यार स्टार्ट, देखते हैं जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। देखो इसमें ना आप जल्दी जल्दी कोशिश करके कंप्लीट कर लेते हैं इस टॉपिक को। पोटेंशियल एनर्जी में तो एक डेफिनेशन इसका ये कह रहा है, देखो आपका ना कि मतलब इसकी एक जो फिजिकल मतलब है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज को असेंबल करते हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर कोई भी आपके पास हो और उनकी असेंबलिंग करे बाय सम एक्सटर्नल पर्सन, तो जितना भी काम हम लोग करेंगे सिस्टम को असेंबल करने में वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें असेंबल करने का मतलब क्या होता है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस असेंबल्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या है इसका? कोई आइडिया किसी को? सर मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन पे लाना सर एक दूसरे की फील्ड में ले आना चार्जेस को। हाँ, मतलब कि अगर चार्जेस स्टार्टिंग में बहुत दूर दूर हों तो उनको एक दूसरे के पास एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन में लाने का जो काम है। तो एग्जांपल में ग्रेविटी का एग्जांपल दिया है, जैसे कि अगर आप एक मास को लिफ्ट करते हो h हाइट से, है ना, अगर आप कोई भी मास h हाइट से लिफ्ट करते हो तो हम कितना काम करते हैं और ग्रेविटी कितना काम करती है, इन दोनों का डिफरेंस समझो पहले। अगर हम लोग मास को लिफ्ट करते हैं तो हम लोग काम करेंगे प्लस mgh का, क्योंकि हम उसको लिफ्ट करके ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी वहां पर काम करती है माइनस mgh का। और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हो h हाइट ऊपर जाने पर, प्लस mgh या फिर माइनस mgh? अगर कोई बॉडी अपने इनिशियल लेवल से h हाइट ऊपर लेके जाए तो क्या कहा जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh बोलते हैं अगर इनिशियल पॉइंट को रेफरेंस मान ले तो, या फिर माइनस mgh कहेंगे? ऊपर प्लस प्लस mgh। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसका वर्क है, हमारा वर्क या ग्रेविटी का वर्क? सर हमारा वर्क है सर। हाँ वही। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है कि जो हम लोग काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करेगा वो नहीं, जो वर्क हम लोग करेंगे उसको हम कह रहे हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा उसका। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इस फिगर में दो चार्जेस हैं, अगर आप देख सकते हो तो, जैसे Q1 और Q2 दो चार्ज है यहाँ पर इस फिगर में एट डिस्टेंस R12 दिखाया हुआ है। तो इसमें जब हम सबसे पहले Q2 को जब लाएंगे, मतलब पहले हम ये मानते हैं कि Q1 चार्ज ले आए, फिर Q2 वाले चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाए, कितना काम किया होगा इस प्रोसेस में, कुछ आइडिया? अगर Q2 चार्ज को आप इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेकर के आओगे जो Q1 से R12 डिस्टेंस पर है डायग्राम के हिसाब से, तो इस प्रोसेस में कितना Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q2 अपॉन सर R12। हाँ, बट तरीका क्या लगाओगे इसका, जल्दी से इसको भी डिस्कस करके बताएं, क्या तरीका लगाएंगे? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और सर R1 इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है और R12 पे KQ अपॉन R1। हाँ ठीक है, तो वी राइट, मतलब पोटेंशियल वाला कंसेप्ट लगाएंगे ना कि वी नीड टू डू अ वर्क ऑफ, बेसिकली हम ये करेंगे कि जो हम वर्क करेंगे वो हो जाएगा, हम लोग Q2 चार्ज को ला रहे और इन्फिनिटी से पॉइंट P पर ला रहे, तो पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट द इन्फिनिटी Q डेल्टा V का कंसेप्ट लगाएंगे। और इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे, अब पोटेंशियल एट P किसकी वजह से होगा, तो पोटेंशियल एट P होगा बिकॉज ऑफ द Q1 चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करके वो भी लिख सकते हैं हम लोग, Q2 टाइम्स K इंटू Q1 बाय R12, यानी कुल मिलाकर के हमारा आंसर आ जाएगा, पूरा आंसर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, इसी को पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं यार, सिस्टम की दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को। अब इसमें अगर आप एक तीसरा चार्ज भी ऐड कर दो Q3 भी, तो हमने कितना काम किया, देखो सबसे पहले हमने वर्क जब हम Q1 को लाए होंगे तो कितना किया होगा, मतलब Q1 को सेटअप करने में कितना वर्क किया होगा, सबसे पहले जब आप Q1 को लाएंगे तो वर्क इन सेटअप ऑफ Q1, ऑब्वियसली जब Q1 पहला चार्ज है तो पहले चार्ज को सेटअप करने में कोई वर्क नहीं होगा। हाँ, पहले चार्ज को सेटअप करने में कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि वो तो एक फ्री स्पेस में सेटअप हो रहा है, उसके ऊपर किसी और चार्ज का अट्रैक्शन या रिपल्सन तो होगा नहीं। उसके बाद वर्क जब हम Q2 को लेकर के आए तो कितना किया था अभी पिछले एग्जांपल में, ब्रिंगिंग Q1 Q2 अपॉन R12, राइट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। फिर हमने जब वर्क निकाला तीसरे चार्ज को लाने में, ब्रिंगिंग Q3, तो हम इसको करेंगे Q3 मल्टीप्लाइड बाय, अब जब Q3 को आप ला रहे हो तो ऑलरेडी Q1 और Q2 आ चुके हैं, पहले से आ चुके हैं,
तो यहाँ पर पोटेंशियल बाय Q1 प्लस पोटेंशियल बाय Q2 जो पहले के चार्जेस आ चुके हैं उनका पोटेंशियल, और इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो माइनस 0 कर देंगे बिकॉज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और Q3 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल बाय Q1 चार्ज जब लिखना चाहेंगे तो पोटेंशियल बाय Q1 विल बी KQ1 डिवाइडेड बाय R13 प्लस पोटेंशियल बाय Q2 चार्ज लिखना चाहोगे तो KQ2 डिवाइडेड बाय R23। और अब टोटल वर्क कितना किया हमने सबको लाने में एक एक करके, तो पहले Q1 को सेट किया 0, Q2 को सेट किया इतना वर्क आ गया, Q3 को सेट किया इतना वर्क आ गया। अब तीनों को मिला करके अगर करें मतलब वर्क डन जब हमने Q1 को लाए, वर्क डन जब हमने Q2 को लाए, और जो वर्क डन जब हमने Q3 को लाए, तीनों को मिला करके अगर हम इसका टोटल वर्क निकालें नेट वर्क डन, तो ये सिंपली आप ऐड करके देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 KQ2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 और प्लस KQ1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। समझ पा रहे हैं यार इसको? यस यस सर। सर यस सर। राइट राइट। तो ये अब ध्यान रखना क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस हैं इसमें कि ये तीन चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके थ्रू ये समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम ऑफ चार्ज की कहीं पर भी निकालनी होगी आपको, तो आप समेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेस, जितने भी आपके उसमें पेयर बनेंगे चार्जेस के उन सब की पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके ऐड करेंगे जितने भी चार्ज बनेंगे। और एक ध्यान रखना है कि जब भी आप इस इक्वेशंस को लगाओगे एनर्जी की क्वांटिटीज जब भी यूज करेंगे तो Q1 Q2 या फिर Q3 हम लोग इसमें जितने भी चार्ज पुट करेंगे वो विद साइन रखेंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का पेयर है तो इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का पेयर है तो इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, मतलब लाइक चार्जेस में पॉजिटिव और अनलाइक चार्जेस में नेगेटिव। तो क्विकली मूव करें अगर एक क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट यहाँ से देखो, अब इसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस ही करेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल 4 आइडेंटिकल चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तो ये मतलब ही इसका ये होता है यार, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल, क्या मतलब है, क्या पूछना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, क्या पूछना चाह रहे हैं ये? टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन असेंबलिंग द Potential energy. सिस्टम। हाँ, सिस्टम को असेंबल करने का वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी, राइट, यही पूछा इन्होंने। और अभी अभी हम लोगों ने इसको कंक्लूड किया है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालने के लिए जितने भी पेयर बनेंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर लेंगे बाय द फॉर्मूला KQ1 Q2 बाय R। तो अब आप स्क्वायर के केस में निकाल लो कितना आएगा अगर ये 4 6 पॉइंट्स। पेयर्स बनेंगे, 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स। बिल्कुल सही। तो कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q के ये 4 पेयर्स, सबके बीच में ये L डिस्टेंस है, तो टोटल 6 पेयर बन जाएंगे। वो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन NaC2 से निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी, देखो एक पेयर Q और Q का साइड पर बनेगा, दूसरा पेयर Q और Q का साइड पर बनेगा, तीसरा पेयर Q और Q का साइड पर बनेगा, चौथा पेयर Q और Q का साइड पर बनेगा। तो 4 पेयर तो ये बन जाएंगे, और इनमें से कोई भी एक पेयर उठा लो आप, साइड वाला कोई भी एक पेयर उठाओ, उनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L, और ऐसे 4 पेयर्स हैं, चारों साइड आइडेंटिकल है तो 4, और 2 पेयर्स आपके ये डायगोनल वाले बन जाएंगे, डायगनली 2 चार्जेस का पेयर बनेगा और इस तरीके से डायगनली 2 चार्जेस का पेयर बन जाएगा। तो 2 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन डायगोनल डिस्टेंस L√2, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है ना, सिंपल सा है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। चलिए, इसमें आप प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ दे रहे हैं। इसमें सिर्फ ये कंसेप्ट है कि इसमें स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, और चार्जेस सब पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज इसमें ऐड कर दिया है। जैसे पिछले वाले में तो क्या था कि आइडेंटिकल होने से हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना नहीं आएगा इसमें। तो इसमें जो पेयर्स बनेंगे, देखो अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो एक पेयर Q और -2Q का बन जाएगा, एक पेयर Q और 3Q का बनेगा, एक पेयर Q और 2+2Q का बनेगा, फिर आपका -2Q और 3Q के बीच पेयर बनेगा, फिर -2Q और +2Q का पेयर बनेगा। समझ पा रहे हैं इसको? यस सर। यस सर। और एक लास्ट का पेयर बचेगा +2Q और 3Q के बीच में। ये टोटल ये 6 पेयर बनेंगे। इसकी एनर्जी कितनी होगी जो Q और -2Q के बीच है? तो K
एक चार्ज q, दूसरा चार्ज -2q डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस है ना, b। फिर q और 3q वाला पेयर, इसमें आपको सब अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि इस चार्जेस में डिफरेंस है। अब इनके बीच का डिस्टेंस q और 3q, तो ये रूट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर A प्लस square plus b B स्क्वायर डायगोनल हो गया। q और प्लस 2q, q और प्लस 2q के बीच में kq इंटू 2q डिवाइडेड बाय ये A डिस्टेंस A ये हो गया। ऐसे करके मतलब सब अलग अलग करके काउंट करना पड़ेगा और चार्जेस को साइन के साथ रखना, तो ये भी इसी एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। और -2q और 3q और A ए हो गया यहाँ पर भी, और -2q और q के बीच में जाएंगे तो k -2q इंटू +2q, और -2q और +2q के बीच में डायगोनल है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड लास्ट में ये चीज। इनमें हो जाएगा b। ठीक है, इसमें थोड़ा लेंदी पड़ गया बिकॉज सिमेट्री, हाँ सिमेट्री नहीं है तो आपको सारे पेयर लिखने पड़ रहे हैं, और यही चीज पिछले एग्जांपल में आइडेंटिकल हो गई थी चीजें। इन सबको ऐड कर देंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल आ जाएगी, उसी को पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्यूब का एग्जांपल है, सेम क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू असेंबल 8 चार्जेस। छोड़ दें इसको आपकी प्रैक्टिस के लिए, Yes, Yes, sir. sir. नहीं yes sir करिएगा इसको, सिमिलर सेम कंसेप्ट के ऊपर है। इसमें अब पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन पार्ट है, स्क्वायर के ये चारों कॉर्नर पे चार्जेस हैं। क्वेश्चन के हिसाब से इनको रेस्ट पे छोड़ दिया गया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। हाउ फास्ट इज ईच चार्ज मूविंग व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्क्वायर डबल्स। लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में जाता है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा और कंजर्वेटिव फोर्स है, तो लगा सकते हो minus delta U हाँ नहीं हाँ वही चीज माइनस डेल्टा यू, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं कितनी होगी। तो इसमें 6 पेयर बनेंगे ना, 4 चार्जेस हैं, तो 4 साइड वाले पेयर्स 4k q1 q2 अपॉन l साइड पेयर्स के लिए, और 2 डायगोनल पेयर, 2 इसमें डायगोनल पेयर। ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्वेश्चन कह रहा है कि रेस्ट पे छोड़ा गया है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में जब इन सब का सेंटर से डिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो जहां पर लेंथ l आनी चाहिए तो वहां पर 2l की लेंथ हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें चारों पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, तो 4 टाइम्स किसी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। और उसके बाद आप सिंपली कंजर्वेशन फॉलो कर सकते हो, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। आगे प्रोसीड कर जाएंगे आप लोग, Yes, sir. यस सर। yes sir बढ़ जाऊं मैं आगे, मतलब कोई Yes, अगर sir. ज्यादा दिक्कत ना हो आप लोग को। Yes, ठीक है sir. no sir ठीक है Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो रिंग के एक्सिस से रिलीज किया जा रहा है। तो कोई एक रिंग है, उस पर कोई चार्जेस दे रखे हैं, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज पे नहीं जाऊंगा इसके, ठीक है। आप ऐसे मान लें कि एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है और उसकी एक्सिस के ऊपर, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, यहाँ पर कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, -q मान लीजिए, -q चार्ज है, उसका मास m है, ये x0 डिस्टेंस से रेस्ट के कंडीशन से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब ये रिंग के सेंटर को क्रॉस करेगा तो क्या स्पीड होगी इसकी। रिंग का रेडियस वगैरह सब दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर जब जर्नी स्टार्ट हुई है तो क्या लिखोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, Sir, 0. zero और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम ना वो भी काम कर सकते हैं यार, कि पोटेंशियल वाज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस चार्ज -q, और पोटेंशियल ऑफ रिंग का फॉर्मूला k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट x नॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। प्लस r स्क्वायर। हाँ, रिंग के पोटेंशियल को यूज करेंगे, और
एनर्जी में जब भी आप फॉर्मूला यूज करिए तो जहां जहां क्यू आ रहा है उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा लेना। साइन मतलब साइन सेंसिटिव फॉर्मूले होते ही है, अगर साइन है तो आप साइन यूज करिए उसका। फिर जब ये पार्टिकल इसके सेंटर को क्रॉस करेगा क्वेश्चन के हिसाब से, जब ये माइनस क्यू इसके सेंटर को क्रॉस करेगा और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान ले v वेलोसिटी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख लेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो सेंटर पे आ गया है तो माइनस क्यू, एंड नाउ रिंग के सेंटर के पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और फिर टोटल एनर्जी कंजर्व करके निकाल सकते हो आंसर। यस सर। प्रोसीड कर ले आगे। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत हो तो आप होल्ड कर देना, है ना, वापस, बट आज के टॉपिक सब यही हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चा, इसमें है ना, इसमें ये जो क्यू चार्ज आप देख रहे हो, दोनों क्यू चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, बट कैपिटल क्यू रिंग के फॉर्म में है और एक कैपिटल क्यू पॉइंट के फॉर्म में है, जो कि स्टार्टिंग में सेंटर पे था। जो कैपिटल क्यू है ये बिगिनिंग में सेंटर से स्टार्ट हुआ है और नेग्लिजिबल वेलोसिटी से लिखा है, डिस्प्लेस्ड स्लाइटली। तो कैपिटल क्यू रिंग के सेंटर से ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से डिस्प्लेस हुआ है। उसकी अल्टीमेट स्पीड बतानी है। अल्टीमेट स्पीड मतलब हो गया बेसिकली फाइनल स्पीड। तो ये भी सेम प्रोसेस है। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो इन सब के अंदर लॉजिक सिर्फ इतना है, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस पीई फाइनल, डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इनिशियली वो सेंटर पे है तो पोटेंशियल एट सेंटर के क्यू बाई आर, फाइनल हाफ mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यार, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये पॉइंट चार्ज कहाँ तक मूव करेगा, अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा ये, इंफिनिटी तक। Infinity. तो जो हाँ इसका मतलब फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखेंगे, बस एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी अच्छे थे, मतलब बेसिक लेवल के थे, बट ये थोड़ा सा हल्के हल्के से लेवल बढ़ेंगे। इसमें दो स्फीयर्स की बात की गई है और उनके सेंटर्स, इस क्वेश्चन में पढ़ भी सकते हो आप, है ना, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आपको d दे रखा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज d। ठीक है, क्या करेंगे, मासेस भी m1 m2 दे रखे हैं यार इनके, और क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये जब कोलाइड करेंगे तो क्या वेलोसिटीज होंगी इनकी। एक मोमेंटम कंजर्व करा राइट, और दूसरा और वो पोटेंशियल एनर्जी से कर लेंगे। राइट, मतलब इसमें क्या होगा, जब ये कोलाइड करेंगे ना तो m1 और m2 इन दोनों में कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होगी। मान लेते हैं m1 की वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इनके बीच में, दो एक प्लस माइनस चार्ज है तो, और क्योंकि इस सिस्टम पर कोई बाहर से तो फोर्स आ नहीं रही है, दोनों चार्ज म्यूचुअली फोर्स लगाएंगे बट कोई थर्ड पार्टी का फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट कहा है इन्होंने, यानी कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम अगर आप कंपेयर करते हो तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम m1 v1 माइनस m2 v2 डायरेक्शंस के हिसाब से। ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको यहाँ पर? यस सर। यस सर। है ना, और राइट, और एनर्जी भी कंजर्व करा लेंगे क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। इनिशियली रेस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो के Q1 Q2, एक चार्ज माइनस Q1 दूसरा चार्ज प्लस Q2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में k अगेन माइनस Q1 एक चार्ज प्लस Q2 दूसरा चार्ज और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R1 plus R2। हाँ,
जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों के रेडियस का समेशन होगा, यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको R1 प्लस R2 पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से मेरे ख्याल से आप प्रोसीड कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से V1 या V2 किसी एक की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो V1 भी निकल जाएगा और फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन से V2 भी आ जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। आगे देखो जी, इसमें ये दो क्वेश्चन वैसे मैं चाहूंगा आप ट्राई कर लें, ये सिंपल हैं, ये दो आप ट्राई करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन हैं ये। हम दो नहीं एक ही है मेरे ख्याल से, ये इसको ट्राई कर लो, इसको मैं कराते रहूं, कराओगे क्या ये भी आप डिस्कस ही करोगे मेरे साथ, एक बार डिस्कस करके देखो। इसमें एक थिन रॉड है जो एक्सटेंड कर रहा है जेड एक्सिस पर -d से +d की तरफ। ठीक है जी, क्या करना चाहिए देखो जरा, एक बार ट्राई करो, बताओ, एटलीस्ट इन्वॉल्व करो, क्या करें इसमें, जैसा कि क्वेश्चन ये कह रहा है उस हिसाब से क्या कर ले। इसी लाइन को जेड एक्सेस मान लेते हैं यार, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही जेड एक्सेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये जो रॉड है ये जेड इक्वल टू -d से एक्सटेंड हुआ है और जेड इक्वल टू +d तक गया है। इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड आउट एट रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट z इक्वल टू 4d, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट z इक्वल टू 3d। तो इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्ट हुआ जब z की वैल्यू 4d है, यहां से स्टार्ट हुआ रेस्ट से, और जब ये इलेक्ट्रॉन z इक्वल टू 3d पर आ जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है नहीं बच्चा? ठीक है, यस सर। ओके जी। तो क्या करें प्रोसेस बताओ, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना, देखो आपको पहले ये बता दें कि पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला आप पढ़ते हो K(Q1Q2/R), ये भी एक फॉर्मूला पढ़ते हो ना, तो ये सिर्फ दो ही जगह वैलिड है। ये सिर्फ तब वैलिड होता है जब Q1 और Q2 दोनों के दोनों एज पॉइंट हो, मतलब उनका पॉइंट चार्ज होने चाहिए, या फिर वो एज स्फीयर हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया आपने। सिर्फ स्फेरिकल चार्ज और पॉइंट चार्ज ही स्पेशल चार्जेस होते हैं जिनके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को आप K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय R के फॉर्म से लिख सकते हो। बाकी किसी टाइप के चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला, मतलब कि K(Q1Q2/R) ये सही फॉर्मूला नहीं है। बाकी सब केसेस में हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए सर रॉड को डिफरेंशियल एलिमेंट में कट कर लेंगे। हाँ, या फिर Q, हाँ वही करेंगे, बट पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये जनरल है। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। K(Q1Q2/R) स्पेसिफिक फॉर्म है, ये दो पॉइंट चार्जेस के लिए, या फिर दो स्फेरिकल चार्जेस के लिए, या फिर एक पॉइंट हो और एक स्फीयर हो, बस इतने के लिए लगता है ये। तो हमको मतलब मेनली टारगेट ये है कि इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगाना है, लेकिन उसके लिए मुझे पोटेंशियल पता होना चाहिए, और पोटेंशियल भी किसका पता होना चाहिए, तो पोटेंशियल बाय रॉड पता होना चाहिए। अब पोटेंशियल बाय रॉड कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं कि हम याद करके बैठे हैं, रॉड का पोटेंशियल कोई ऐसा तो है नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें dv is goes to राइट? हाँ, मतलब कैलकुलस, कुल मिलाकर आप समझ जाओगे, कैलकुलस कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस आगे जा करके इसका एक एलिमेंट चूज कर देंगे। मान ले r डिस्टेंस आगे जा करके एक dr का एलिमेंट चूज कर दिया, और आप किसी जनरलाइज पॉइंट z पर पोटेंशियल निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इसे dr एलिमेंट का चार्ज कैलकुलेट करोगे,
तो उसके लिए कह रखा है इन्होंने कि टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ 2d, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। हमारा एलिमेंट dr लेंथ का है तो इनटू dr करके हमारा चार्ज ऑफ द एलिमेंट आ जाएगा। और dr वाला एलिमेंट तो एक पार्टिकल के तरीके से ही काम करेगा ना यार, जो dr एलिमेंट है ये एज अ पार्टिकल काम करेगा। तो k इंटू उसका चार्ज डिवाइडेड बाय dr एलिमेंट से z एक्सिस का कोई जनरल पॉइंट अगर आप लेते हो, अ जनरल पॉइंट ऑन द z एक्सिस, तो वो इस dr एलिमेंट से कितनी सेपरेशन पे होगा। तो जो हमारा एलिमेंट है वो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे है, और जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल को डिराइव करना चाहते हो उसका कोऑर्डिनेट z है, यानी कि वो ओरिजिन से z डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड इज एट z डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एलिमेंट इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि एलिमेंट से पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हुई वो z माइनस r। ठीक है ये चीज? यस सर। ठीक है ना? हाँ, ये एक एलिमेंट का पोटेंशियल आया और इसको इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल एट किसी भी जनरल पॉइंट z पे निकाल रहे हैं। लिमिट्स r के हिसाब से रखेंगे, तो r हमने रॉड के सेंटर पॉइंट से चूज किया है, तो रॉड की सेंटर से राइट साइड वाला लिमिट d का हो जाएगा और रॉड की सेंटर से लेफ्ट साइड वाली लिमिट माइनस d की हो जाएगी। और ये भी मेरे ख्याल से आसान सा फॉर्मूला है बनेगा, बहुत टफ इंटीग्रेशन नहीं बन रहा ये भी कोई, कि क्यू बाय 2d बन जाएगा और माइनस आ जाएगा और लॉग में आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये ln z प्लस डी अपॉन z माइनस डी, आप लोग वेरीफाई कर लेना इसे, शायद ये बनेगा। Yes, क्यू sir. बाय 2d z माइनस आर बन रहा, तो वो माइनस पे यही आएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। हाँ जी। तो अब इस हिसाब से क्या करेंगे, जब z इक्वल टू 4d होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हो बाय सब्स्टिट्यूटिंग z इक्वल टू 4d। तो k कैपिटल Q बाई 2d, z को 4d रखेंगे तो ये बन जाएगा ln 5/3। ये पोटेंशियल है अभी, और इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी स्मॉल q मान लें अगर, तो वो मल्टीप्लाई भी करेंगे लेकिन विद साइन करेंगे। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो माइनस ई मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। और जब z इक्वल टू 3d पर, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आई यार, ये u इनिशियल निकाल रहे हो आप। फिर जब z इक्वल टू 3d पे चले जाएंगे तो इसी फॉर्मूले में z को 3d पुट करके फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2d ln z इक्वल टू, हमने यहाँ पर अब 3d पुट कर दिया तो ये 4/2 मतलब ln 2 बन जाएगा मेरे ख्याल से, ये 3 + 1 है ना बच्चा, ये बनेगा ना ln 2। और साथ में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस ई इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपके लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये पूरा एक्सप्रेशन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था। और के इनिशियल क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ मान लेंगे 12 mv², और उसके बाद एनर्जी कंजर्व करके अपना आंसर ले आओगे। समझ आया प्रोसेस? यस सर। है ना? यस ठीक है, सर। हाँ जी, सर हाँ बताओ। अच्छा, सर पूछो। अगर हम लोग डिफरेंशियल पार्ट को ओरिजिन के लेफ्ट साइड में कट करते तो हाँ। जो डी जेड एलिमेंट जो जेड है डिस्टेंस, हाँ। उसके बीच में और डिफरेंशियल एलिमेंट के बीच में आर प्लस डी की डिस्टेंस बनती, मतलब जो आर प्लस जेड, और जो हम लोग डिनोमिनेटर में जो लेंथ लिखते वो भी जेड प्लस आर होता। तो जब हम लोग उसको इंटीग्रेट करते माइनस डी टू प्लस डी, तो नीचे तो मतलब जो टर्म आ रही है वो चेंज हो जाती, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, तो ऊपर आपका dr नहीं बनता, ऊपर माइनस dr बनता है। DQ बदल रहा था उसमें। यहाँ dr की जगह माइनस dr बनता है ना, बिकॉज लेफ्ट साइड पर आप माइनस dr चूज करोगे, क्योंकि ये तो लेंथ ऑफ एलिमेंट है ना, लेंथ ऑफ एलिमेंट पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, यस सर। लेंथ ऑफ एलिमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, सॉरी। तो ओरिजिन की लेफ्ट साइड तो नेगेटिव में आर क्या है, आर पोजीशन है भाई, आर इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो पोजीशन एक तरफ पॉजिटिव होगी एक तरफ नेगेटिव होगी,
ओके सर, ओके। हाँ, वो कैलकुलस का प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट देखो बच्चे जल्दी से। इस क्वेश्चन को भी मैं ये चाहूंगा, ये हम डिस्कस कर लेंगे, बट ये आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन बीच में छोड़ रहे हैं जो बेसिक टाइप के हैं। इनको देखो जल्दी से, कुछ थोड़े से और एडवांस टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। ये देख लो। क्वेश्चन आप रीड कर लें तो बताएं। लाइट मतलब मासलेस हो गया, अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग हैज अ लेंथ डी, मतलब नेचुरल लेंथ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक स्प्रिंग है जिसकी अपनी खुद की लेंथ डी है। इस समय इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई इलोंगेशन नहीं है, और इसके दोनों एंड पर चार्जेस हैं, क्यू और क्यू के दोनों एंड्स पर क्यू एंड क्यू चार्जेस। खुद ही क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्टिकल्स आर हेल्ड स्टेशनरी अ डिस्टेंस डी अपार्ट एंड देन रिलीज्ड एट द सेम टाइम। System then oscillates on the horizontal frictionless table, but spring has a bit of internal kinetic friction force, जिस वजह से ऑसिलेशन से डैम्प हो रहे हैं और पार्टिकल्स इवेंचुअली स्टॉप वाइब्रेटिंग व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3D। मतलब फाइनली ये 3D डिस्टेंस पर आ गए, ये कहना चाह रही है। तो फाइंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट अपीयर्स इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग द ऑसिलेशंस। कोई बताएगा कैसे करोगे इसमें? क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आंसर भी दे दिया इन्होंने, क्या करना है इसमें। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी निकालना है, एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक फ्रिक्शन होने के बावजूद भी, काइनेटिक फ्रिक्शन होने के बावजूद भी करा सकते हैं क्या एनर्जी कंजर्वेशन? कौन सी एनर्जी कंजर्व करने की बात कर रहे हो आप? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने की बात कर रहे हो कि टोटल एनर्जी कंजर्व करने की बात कर रहे हो? ये सब पॉइंट्स आते हैं। बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन में पार्टिकल्स आर हेल्ड स्टेशनरी, मतलब कि इनिशियल मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी 0, और बाद में कह रहे हैं इवेंचुअली स्टॉप हो गए, तो फाइनली अगेन काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियली ये डी डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे ना इनिशियल वाली, तो ये लिखोगे K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच में डी डिस्टेंस, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से बाद वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस इनके बीच में 3D हो चुका है। लेकिन क्योंकि स्प्रिंग भी तो लगी है, स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी 2 कंसिडर करनी पड़ेगी। और अगर यही चीज वर्टिकल होती तो ग्रेविटी की भी लेते कंसिडर पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम में जितने टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे उतनी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, स्प्रिंग इन्वॉल्व है तो इसका मतलब यहाँ पर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, स्प्रिंग वाली हाफ kx² वाली, वो इनिशियली 0, क्योंकि इनिशियली कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बाद वाली कैलकुलेट करें तो हाफ k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, अब ये ks से डिनोट करें, ks मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये kc कूलम्ब कांस्टेंट है। और स्प्रिंग की लेंथ d थी, अब वो 3d हो गई, मतलब वो 2d से इलोंगेट कर गई है, तो 2d का स्क्वायर। अब एक और पॉइंट है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया नहीं है इसमें, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन नहीं है, बट निकाला जा सकता है क्योंकि पार्टिकल्स फाइनली स्टॉप हो चुके हैं। और न्यूटन लॉ के हिसाब से जब ये पार्टिकल फाइनली स्टॉप हो चुके होंगे, यानी कि स्टेशनरी पार्टिकल बन जाएंगे, तो इनके ऊपर फोर्सेस से बैलेंस होनी चाहिए। तो फाइनली इन दोनों चार्जेस के बीच में जो कोलम्बिक फोर्स लगेगा, विच इज K कोलम्बिक इंटू Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन 3D का स्क्वायर, वो और स्प्रिंग की फोर्स K स्प्रिंग इंटू जो भी उसका एलोंगेशन आया होगा, ये आपस में बैलेंस करोगे।
और स्प्रिंग 2D अमाउंट से एलोंगेट हुई है यहाँ पर। तो इससे आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, क्वेश्चन में दिया नहीं है वो चीज, और इसी वजह से ना स्प्रिंग एनर्जी की तरफ ध्यान जाता नहीं है। ज्यादातर लोगों का स्प्रिंग एनर्जी की तरफ फोकस जाएगा ही नहीं, उनको लगता है यार कांस्टेंट दिया ही नहीं है, हो सकता है कंसीडर ही ना करना पड़े हमें, बट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वर्टिकल होता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लेते, वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सिस्टम पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। जितने टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उतनी बार पोटेंशियल, उतने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में आएगी। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का प्रोसेस समझ में आ गया आपको? स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का जो तरीका बता रहे ये क्लियर है? क्योंकि Yes, sir. पार्टिकल फाइनली स्टॉप है, न्यूटन लॉ फॉलो हो रहा है, स्टेशनरी पार्टिकल फोर्स बैलेंस। और इसके बाद चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की जो बात कही जा रही है ना, देखो इसका भी कुछ मतलब होना चाहिए यार। सिस्टम आइसोलेटेड है, देखिए इसका रूल बता दें क्योंकि इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट्स ना कई बार डिस्टर्ब करते हैं। तो कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड है इसका क्या मतलब है? आइसोलेटेड एनर्जी टोटल कंजर्व है। एनर्जी Total. टोटल, तो उसमें मतलब चेंज ऑफ एनर्जी ऑल फॉर्म, जितने भी फॉर्म एनर्जी के उसमें लगा सकते हो आप। डेल्टा ई मतलब चेंज ऑफ एनर्जी इन ऑल द फॉर्म्स, ये 0 होना चाहिए। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, मतलब इसका क्या हुआ, एनर्जी के कितने फॉर्म हैं? तो एनर्जी का एक फॉर्म यहाँ पर काइनेटिक है, एनर्जी का दूसरा फॉर्म यहाँ पर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल भी कई तरीके के हैं। इलेक्ट्रो वाली पोटेंशियल है, स्प्रिंग वाली पोटेंशियल है। एनर्जी का ही एक और फॉर्म यहाँ पर इंटरनल है, इंटरनल एनर्जी जो फ्रिक्शन वाली है। तो जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उन सब का डेल्टा निकाल करके आप 0 कर दें, कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही यही है। इससे दो फायदे होंगे, आप चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और उसका प्रॉपर साइन भी निकाल पाओगे कि पॉजिटिव आंसर है या नेगेटिव आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दोनों चीजें आती हैं सामने, प्लस का भी ऑप्शन आ रहा होता है, माइनस का भी ऑप्शन आ रहा होता है। चेंज ऑफ एनर्जी इन ऑल द फॉर्म्स फॉर अ सिस्टम इज ऑलवेज 0। तो डेल्टा यू इंटरनल के लिए अब डेल्टा के ही 0 है। डेल्टा के इसलिए 0 है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो डेल्टा यू इंटरनल मतलब माइनस टाइम्स डेल्टा यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, एंड प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब कर लेंगे इसको। सर एक बार स्प्रिंग कांस्टेंट वाला बता दीजिए। स्प्रिंग कांस्टेंट में बच्चा हमने फोर्स बैलेंस किया है, क्योंकि पार्टिकल्स कह रहे हैं ना कि बाद में स्टॉप हुआ है, और स्प्रिंग जब ओरिजिनली थी तो ये रिलैक्स लेंथ पे थी, मतलब डी इसकी नॉर्मल लेंथ है, और जब पार्टिकल फाइनली स्टॉप हुए हैं तो स्प्रिंग की लेंथ 3D है। इसका मतलब ये स्प्रिंग ऑलरेडी इलोंगेटेड मोड में है, और इलोंगेटेड स्प्रिंग होगी तो नेचुरल सी बात है कि ये चार्जेस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, और चार्जेस के बीच में कोलम्बिक फोर्स भी लगेगा क्योंकि वो 3D के डिस्टेंस पर है, और हमें दोनों फोर्सेस के अंडर में बॉडी को स्टॉप रखना है, मोशनलेस रखना है, जीरो एक्सेलरेशन पे रखना है इसको। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि फोर्सेस बैलेंस हो, यस है ना। इससे हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे कितना है, क्योंकि उसकी जरूरत स्प्रिंग के एनर्जी को कैलकुलेट करने में आएगी ना। यस सर। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है किसी और को भी? कोई और डाउट किसी का है, पूछ लो। बढ़े फिर आगे यार, यस सर। है ना। यस सर। चलिए ठीक है, देखो आगे देखो। इसमें ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा मैं आपको रियलाइज ये कराना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है, मतलब ठीक है बिगिनिंग वाले क्वेश्चन तो बेसिक थे, भगवान करे ऐसे पेपर में आए, लेकिन
इसमें ये 4 आप देख रहे हो ना पार्टिकल्स, इसमें 1 और 2 में तो चार्ज है, 3 और 4 में चार्ज नहीं है, व्हाइट कलर से दिखा रखा गया है। बॉल्स 3 एंड 4 उनमें चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, और 1 और 2 में चार्ज है, वो भी आइडेंटिकल चार्ज। मासेस सब में है, चारों में मासेस हैं, मासेस सभी के पास है। 4 balls each with mass m, है ना। बट बॉल 1 एंड 2 उनमें तो क्यू चार्ज है, बॉल 3 और 4 में कुछ नहीं, चार्ज ही नहीं उनके पास। और यहाँ कैंची लेकर के ऊपर वाली रस्सी काट दी गई, 1 और 2 के बीच वाली स्ट्रिंग काट दी गई है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉल 1 एंड 2 क्या होगी? ये थोड़ा सा ना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको मिलने के चांसेस होते हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं जो थोड़ा सा मल्टीपल कंसेप्ट को इन्वॉल्व करें। तो पहली बात आप बताओगे कि यार इनमें मोशन कैसा होगा 1 एंड 2 का? वो स्ट्रिंग कटने के बाद पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 इमीडिएटली किधर भागेंगे? इमीडिएटली एक दूसरे के अपोजिट। एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट जाएंगे, मतलब पार्टिकल 1 इमीडिएटली लेफ्ट साइड भागेगा और पार्टिकल 2 इमीडिएटली राइट साइड भागेगा। अब आप ये बताओ, जब ये मतलब आप लोग वैसे कुछ डिस्कस करना चाहोगे तो आप बताओ, मैं वेलकम करूंगा। आप कुछ अगर आइडिया देना चाहो कि क्या करना चाहिए स्ट्रिंग को काटने के बाद, जो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, उसमें आपका ब्रेन क्या बोलता है कि मैक्सिमम स्पीड कब कब आएगा, उसका मतलब किस टाइप की ओरिएंटेशन पर मैक्सिमम स्पीड आएगी, ये बता दो। जब चारों मास एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, तो पोटेंशियल मिनिमम होगा। परफेक्ट, हाँ राइट। मैक्सिमम स्पीड तब आएगी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस को मैक्सिमम करना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाई r है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि r मैक्सिमम, यानी कि 1 और 2 मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन पे चले जाए। तो मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में जो हो सकता है वो तभी होगा जब चारों के चारों पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाए, 1 और 2 के अलावा 3 और 4 भी उसी लाइन पर आ जाए। ये आर्ग्यूमेंट क्लियर है आपको? ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है बच्चा। अगर ये आर्ग्यूमेंट नहीं क्लियर होगा ना, हाँ, तो शायद स्ट्राइक ही नहीं करेगा ना। बिकॉज जब भी ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं ना कि मैक्सिमम स्पीड बताओ क्या होगी, तो पहला थॉट तो आपका यही जाना चाहिए यार कि मैक्सिमम स्पीड की कंडीशंस क्या बनेंगी। फर्स्ट थॉट तो ये बनना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 1 और 2 के मासेस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो 1 और 2 में कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। आई मीन उनकी वेलोसिटीज में कोई डिफरेंस होगा क्या 1 और 2 के वेलोसिटीज में? नो सर। में हाँ, और किधर भाग रहे होंगे ये लोग 1 और 2 इस मोमेंट पर? किधर? जब चारों पार्टिकल एक लाइन पर आ गए, तो इस टाइम पर 1 और 2 की वेलोसिटीज का डायरेक्शन क्या दिखाया जाए? स्ट्रिंग्स आइडियल हैं, इनएक्सटेंसिबल हैं, स्ट्रिंग टाइट हो चुकी हैं, चारों पार्टिकल एक लाइन पर आ चुके हैं। उसके अलावा पूरे सिस्टम पर कितना एक्सटर्नल फोर्स दिखाओगे आप? बाहर से लगने वाली फोर्स बताओ। 0। 0, क्योंकि अगर आप 1 2 3 4 सबको मिला के सिस्टम कह दो अपना, 1 + 3 + 4 + 2, ये हमारा सिस्टम है। तो जितनी कोलम्बिक फोर्सेस हैं और जो टेंशन फोर्सेस हैं, ये सब इंटरनल हो गई, बाहर से कोई फोर्स नहीं है। बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकता। और स्ट्रिंग जब काटी गई थी, स्ट्रिंग से ये सब रस्सी जब काटी थी, उस समय 0 वेलोसिटीज पे थे ये। तो इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की भी 0 है। क्या इस क्वेश्चन में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं डिस्प्लेस होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। और एट
बिगिनिंग में सेंटर ऑफ मास है कहां पर इनका? डायगोनल के मीटिंग। हाँ, इनका स्क्वायर का सेंटर ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये पॉइंट अपनी जगह रहेगा। यानी कि जब ये चारों पार्टिकल सीधे होंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, कुछ आइडिया लगा पा रहे हो आप? नीचे वाले दो थोड़ा जंप करेंगे ऊपर। हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि जब ये चारों पार्टिकल सीधे होंगे ना यार, तो ये इसी लाइन पे होंगे जो स्क्वायर के सेंटर से लाइन जा रही है। क्या इसी लाइन पे चारों पार्टिकल्स नहीं होंगे स्टार्ट फाइनली, जो लाइन स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया ना, वो तो हिला ही नहीं अपनी जगह से। हाँ, Yes, sir. राइट। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर 3 और 4 के बीचों बीच है, जो कि स्टेशनरी पार्टिकल है, और क्योंकि स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल हो चुकी हैं, तो पॉइंट 1 की इस मूवमेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग दिखाएंगे आप। ये भी आर्गुमेंट समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी Yes, क्यों sir. होगी? यस सर। क्या रीजन है? Yes, sir. क्या रीजन? Yes, sir. सर क्योंकि स्ट्रिंग्स अब और नहीं खींच सकती हैं तो वो ऑब्वियसली ऑपोजिट्स और नहीं जा सकते मतलब हैं। पेंडुलम जैसा बन गया जी सर। Yes, sir. भाई। सेंटर ऑफ मास फिक्स पॉइंट हो गया, यानी यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट हो गया। सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट कर सकता है अब, क्योंकि लेंथ तो बढ़नी नहीं अब। और पार्टिकल 3 किधर जाएगा? जब सेंटर ऑफ मास की 0 वेलोसिटी है तो 3 और 4 अपवर्ड्स। So बिल्कुल थोड़ा अपवर्ड जंप करेंगे। थोड़ा नहीं, सेम वेलोसिटी से ऊपर जानी चाहिए, Yes, sir. क्योंकि सिमेट्री है, मासेस में आइडेंटिकल है। ये ऑब्वियस आर्गुमेंट नहीं है, फिर बोल रहा हूँ आपसे। ये ऐसा भी नहीं है कि हमको देखते ही समझ में आ जाएगी चीज। थोड़ा ब्रेन लगाओगे, रीजनिंग इन्वॉल्व करोगे, तब जाकर ये समझ में आएगा कि चारों की स्पीड बराबर होगी, क्योंकि चारों के सेम मास है। पहली बात, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर रखना है। पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 में आइडेंटिकल बिहेवियर होना चाहिए। तो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 अगर v वेलोसिटी से नीचे चल रहे हैं, तो पार्टिकल 3 और पार्टिकल 4 जो आपस में आइडेंटिकल हैं, उनको भी उसी ही वेलोसिटी पे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तब सेंटर ऑफ मास में 0 वेलोसिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक आर्गुमेंट Yes, sir. है ना। अब आर्गुमेंट हो गया, अब उसके बाद सॉल्व करने का तो काम एक लाइन का है कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यहाँ तो फॉर्मूले का गेम है। इनिशियल काइनेटिक 0 है, रेस्ट पे है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो 2 ही चार्ज है, पार्टिकल 4 है लेकिन चार्ज 2 के पास है सिर्फ। तो पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन l। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में टोटल 4 पार्टिकल्स हैं जो कि सेम स्पीड पर चल रहे हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हाफ mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फिर ये रेड वाले पार्टिकल्स के बीच का होगा, तो k q1 q2। और कितने डिस्टेंस पे होंगे दोनों पार्टिकल्स? अब 3 ईयर। डिस्टेंस 3l हो गया ना इनका भाई। l l l, यानी कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 इज नाउ 3 टाइम्स ऑफ l। तो यहाँ पर 3l यूज कर लेंगे, बस इससे v आ जाएगा आंसर में, और यही मैक्सिमम है। फिर ये ऑसिलेट करता रहेगा क्या, मतलब ये बॉडी पूरी, हाँ हाँ मतलब पोजीशन इंटरचेंज करते रहेंगे ये हाँ बॉल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड का मतलब ये रुकेंगे तो है नहीं यहाँ पर जाकर के। मतलब ये सर पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 वापस 3 और 4 की जगह पे आ जाएंगे, 3 और 4 वहां पहुंच जाएंगे ऊपर। बताओ सर आप कुछ। सर ये ऑसिलेशन की वजह से सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऑसिलेशन तो सर्कुलर मोशन ही हुआ, लेकिन कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हुआ। हाँ सर। कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके सर। सर हाँ बताओ, पूछो पूछो।
सर ये चार्जेस अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो मतलब इनका मोशन रिलेटिव होगा सर? नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ये रिलेटिव होगा। कनेक्टेड बॉडीज को भी तो आप ग्राउंड से देख ही सकते हैं ना, मोशन तो सबके इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कनेक्टेड बॉडीज के मोशन में आपस का रिलेशन होता है जिसको कंस्ट्रेंट कहते हैं, उसको रिलेटिव नहीं बोलते। रिलेटिव अच्छा फिर भी पूछो आप क्या पूछना चाह रहे हो सकता है आपका डाउट और समझ जाऊं। रिलेटिव होगा तो सर तो पूछना ये था कि जैसे किसी एक समय पे किसी एक की लोकेशन मेजर करे और क्योंकि दोनों की जो है मोशन वो रिलेटिव है तो दूसरे वाले की वेलोसिटी उसकी वो दोनों बराबर होगी तो एक ही समय पे वेलोसिटी और पोजीशन दोनों मिल जाएगी एक पार्टिकल की। नहीं, हाँ मिल जाएगी, पार्टिकल 1 की मिल जाएगी या फिर पार्टिकल 2 की मिल जाएगी। सर ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करेगा? बच्चा क्लासिकल फिजिक्स में वो लगता ही नहीं, पहली बात तो वो तो मॉडर्न फिजिक्स अलग चीजें हैं, यहाँ पर पार्टिकल मान रहे हो उनको, वेव थोड़ी मान रहे हो। क्लासिकल फिजिक्स में तो अनसर्टेनिटी और हाइजेनबर्ग की बात ही नहीं होती है कोई। क्योंकि उसका ग्राउंड अलग है यार, उसका ग्राउंड ये थोड़ी है। ठीक है, उसको स्किप कर जाओ बच्चा, दिक्कत हो जाएगी। चलो इसको देखो यार, ये तो हो गया चार्जेस का, कुछ पॉइंट डाइपोल्स के देख लें यार जल्दी से। इसमें ओरिजिन पर एक क्यू चार्ज है पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है बच्चा, और एक छोटा सा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल जिसको कह सकते हो, जिसका मोमेंट p है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, इनिशियल पोजीशन ऑफ डाइपोल 3d, 0, 0। तो यहाँ कहीं पर कोई एक डाइपोल है जिसकी लोकेशन 3d, 0, 0 है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इस तरीके से है, डाइपोल टुवर्ड्स ओरिजिन है। मास ऑफ डाइपोल दे रखा है m, हाउ फास्ट द डाइपोल विल बी मूविंग व्हेन इट पासेस थ्रू द पॉइंट d, 0, 0। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक है मेरे ख्याल से, यहाँ पर जो चार्ज होगा ना यार, ये अब पॉइंट चार्ज माइनस क्यू होगा, यहाँ पर बिगिनिंग वाला माइनस क्यू होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये डाइपोल इसकी तरफ आएगा ही नहीं। बोलो बच्चा कि ये डाइपोल d, 0, 0 पे जब जाएगा तो इसमें क्या स्पीड होगी डाइपोल भी, मतलब डाइपोल का मोशन देख रहे हो आप। तो प्रोसेस देखो, स्पीड निकालनी है कहीं भी निकालनी हो यार, तरीका तो एक ही रहने वाला है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखें इसमें? 0। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का याद करिए, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला PE cos थीटा माइनस PE cos थीटा। इसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर वाली, तो डाइपोल के लिए एक्सटर्नल फील्ड कौन देगा इसमें? -q। माइनस क्यू। तो क्या उसके हिसाब से क्या बनेगा देखो, माइनस डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो वो होगा k स्मॉल q बाय डिस्टेंस 3d है तो उसका स्क्वायर 9d²। और cos थीटा, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी लेफ्ट है, 0 हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली हाफ mv² मास वगैरह के हिसाब से, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इसमें, तो इसी फॉर्मूले से माइनस PE cos थीटा यहाँ भी लगाएंगे। डाइपोल जहां पर है वहां पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा से लिख लीजिए। सब कुछ ऐसे ही चलेगा, आप मेरे ख्याल से समझ जाओगे यहाँ चेंज कहाँ पर होने जा रहा है। जो डिनोमिनेटर में 9d² का टर्म आप देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर में क्या बन दे उसकी जगह क्या लिख दें? d²। और लगा दे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आंसर आ जाएगा। राइट, क्लियर है? डायरेक्शंस वगैरह क्वेश्चन में देख लेना आप कि cos थीटा में क्या रखना है मुझे। इसमें सेम क्वेश्चन है बच्चा, इसमें पॉइंट चार्ज की जगह ना एक लाइन चार्ज है, बस इतना सा फर्क है, एक लाइन चार्ज है। प्रोसेस वैसा ही है, इसमें एक लाइन चार्ज है y एक्सिस की तरफ,
तो ये करके ना पॉजिटिव करके एक क्यू चार्ज है, इसका टोटल लेंथ वगैरह दे रखा है, मान लो एल, टोटल लेंथ प्लेस्ड एट द ओरिजिन, और इसमें जो डाइपोल है वो इन दोनों में क्वेश्चन फ्रेमिंग में मिस्टेक हुई है बच्चा, इसमें भी माइनस क्यू लेना पड़ेगा हमें, दोनों में मिस्टेक हो गई है। या तो हमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी या तो चार्ज का साइन बदलना पड़ेगा, कोई एक चीज बदलनी पड़ेगी इसमें, है ना। क्वेश्चन फ्रेमिंग में मिस्टेक हुई है, तो क्यू को ही माइनस कर लें, ज्यादा अच्छा है। बताओ क्या करेंगे, फटाफट क्विकली बताओ यार। डाइपोल, इसमें भी सेम प्रोसेस है, डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स द वायर है और इनिशियली इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3d, 0,0, और फिर ये पूछ रहे हैं कि जब ये डाइपोल d, 0,0 से क्रॉस करेगा तो क्या स्पीड आएगी इसमें। सेम प्रोसेस है। सर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस लाइन चार्ज की वजह से होगी लैम्डा अपॉन 2d बस एप्सिलॉन हाँ, 2 pi d एप्सिलॉन। तो k इनिशियल 0 रेस्ट पे, और u इनिशियल निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस p इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लाइन चार्ज का यूज कर लीजिए, 2k लैम्डा बाई आर, आर बाकी cos 0 डिग्री रहेगा यहाँ पर भी, k फाइनल में हाफ एम वी स्क्वायर। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि डाइपोल किसी भी चार्ज के साथ इंटरैक्ट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर याद होता है तो आप अल्टीमेटली उसको डील कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बस डाइपोल का ध्यान रखना, डाइपोल के केसेस में, डाइपोल जिस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाए, माइनस पीई कॉस थीटा यूज करिएगा। बस इसको भी कंजर्व कर लेना, टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के इसका भी आंसर आ जाएगा। ये दो डाइपोल्स वाला क्वेश्चन जो लास्ट क्लास का था मेरे ख्याल से ये रह गया था, ये भी सेम प्रोसेस हो जाएगा, सेम प्रोसेस से। अगर मैं डाइपोल P1 और डाइपोल P2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूं तो क्या लिखेंगे, इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो माइनस पीई कॉस थीटा फॉर्मूला है मेरे लिए। तो अगर मैं माइनस P2 लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय P1 कर लेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही होता है। या फिर आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, यू कैन राइट इट माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सेकेंड डाइपोल इंटू कॉस थीटा। इसको कह सकते हैं कि ये एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है 1-2, इसको U12 लिखेंगे, मतलब दोनों का म्यूचुअल। और वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिफाइन की गई है, तो इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का जो बनेगा वो लिख सकते हैं माइनस P2। अब आप याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल 1 की वजह से क्या होगा, तो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के कई सारे रिजल्ट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कैलकुलेट करना चाह रहे हो। So 2kp/r3। हाँ, तो हमारा जो सेकंड डाइपोल है वो फर्स्ट डाइपोल के एक्सिस के ऊपर है, जो फर्स्ट डाइपोल है उसकी एक्सिस पर ही सेकंड डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वन, वो आप ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल वाला फॉर्मूला याद करें, किसी डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो फॉर्मूला याद करें, वो था 2k P1/r³। एक तरीके से पिछले 3 क्वेश्चन सेम सीरीज पे नहीं चल रहे यार, ये बताओ, पिछले जो 3 क्वेश्चन हैं उनका सीरीज कॉमन नहीं दिख रहा आपको। एक में डाइपोल पॉइंट चार्ज के साथ रखा हुआ है, एक में डाइपोल लाइन चार्ज के साथ रखा हुआ है, एक में डाइपोल डाइपोल के साथ रखा हुआ है, सीरीज तो एक ही है। सब में आप लगा तो माइनस पीई कॉस थीटा रहे हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज यूज कर लिया। अगले क्वेश्चन में डाइपोल का इंटरेक्शन लाइन चार्ज के साथ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज यूज कर लिया। अब डाइपोल का इंटरेक्शन डाइपोल के साथ है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का यूज कर लिया। काम तो सब में एक ही कर रहे हो। यस सर। है ना बच्चा, ये क्लियर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट क्लियर हुआ। और आगे कॉस थीटा भी आएगा, तो कॉस थीटा बता दो बच्चा क्या आएगा। फर्स्ट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनेगा, तो डाइपोल के एक्सिस पर जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वैसे भी आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ P2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल 1 की है वो डाइपोल 2 की डायरेक्शन में है, तो cos 0 डिग्री खत्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो इन दोनों डाइपोल्स के बीच का फोर्स भी निकाल सकते हैं।
दो डाइपोल्स के बीच की फोर्स भी आप इसी मेथड से निकाल सकते हो, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में ये पढ़ा गया है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन मालूम चल जाए आपको, तो फोर्स हम डायरेक्ट माइनस du/dr करके भी निकाल सकते हैं। F इक्वल टू माइनस du/dr कर सकते हैं ना इसको। और Yes, अगर sir. हाँ, अगर इसको करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा मेरे ख्याल से 6 टाइम्स k p1 p2 ओवर r⁴। एक बार देख लेना है बच्चे, -3 फोर्स। सर रिपल्सिव होगा। अब पॉजिटिव आ रहा है, नहीं रिपल्सिव नहीं होगा। ये तो आप लॉजिकली देखो ना, इस जो ओरिएंटेशन दी गई है इसमें सबसे क्लोजेस्ट इंटरेक्शन किसका है? क्लोजेस्ट इंटरेक्शन लाइक चार्जेस का है या अनलाइक चार्जेस का? ये देख लो डायग्राम के साथ। Like charges, unlike charges. तो यानी कि जो अनलाइक चार्जेस है ये सबसे क्लोज हैं, तो सबसे क्लोज इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। कूलम्ब लॉ में 1/r² है ना, तो जो चार्जेस सबसे क्लोज हैं उनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो क्लोजेस्ट चार्ज आपके प्लस माइनस के हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन लगेगा इनके बीच में, फोर्स यहाँ पर अट्रैक्शन की आएगी। आ रही बात समझ में ये चीज? यस सर। हाँ जी, ये दो डाइपोल्स का हो गया। तीनों एग्जांपल्स को आप ध्यान से समझोगे तो समझ में ये आएगा कि यार ये तीन देखने में तीन है, लेकिन अल्टीमेटली एक ही काम कर रहे हो। आप माइनस पी कॉस थीटा का एप्लीकेशन सीख रहे हो, इसमें ई बदलते जाइए। जिसके साथ डाइपोल का इंटरेक्शन है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। हो सकता है रिंग के साथ हो, तब क्या करोगे? हो सकता है, मतलब पॉसिबल तो है ही है। एक प्लस क्यू चार्ज है, उसका रेडियस आर है, रिंग के फॉर्म में चार्ज है, और इसकी एक्सिस पर एक डाइपोल को रखा जाए। अब आपसे कह दें कि बताओ फोर्स कितना लगेगा, है ना, इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। और मान लीजिए डाइपोल की डायरेक्शन राइट साइड है, बोलो इनके बीच में आर डिस्टेंस है कुछ, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनका फोर्स क्या होगा, इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। फोर्स अट्रैक्शन का होगा या फोर्स रिपल्सन का होगा, ये सब कुछ भी, कोई भी चीज पूछी जा सकती है। रिंग के केस में थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, लेकिन रिंग ना कंफ्यूज करता है। रिंग में प्रॉब्लम है, बता रहा हूँ क्या। मैं आर की जगह पर इसको अपना पुराना वाला सिंबल यूज करते हैं, पहले हम लोगों ने इसको एक्स से डिनोट कर रखा है, तो उसलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे तो माइनस पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिंग वाला यूज कर देंगे, तो के क्यू एक्स अपॉन यहाँ पर r² + x² टू द पावर 3/2। मतलब ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले बेसिक तो याद होने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। और कॉस क्या बनेगा यार, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द रिंग राइट साइड है, 0। हाँ, तो कॉस 0 डिग्री हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स भी आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू -F du/dx करके। लेकिन ये डिफरेंशिएशन जो है ना थोड़ा सा, मतलब ये आसान नहीं है। वैसे आसान इसलिए सही है, मतलब करने को तो कर लोगे मैथ्स के हिसाब से, बट वैसे अगर मैं थियोरेटिकली पूछ लूं कि ये रिंग डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा, अट्रैक्ट। श्योर हो आप? यस सर। यस सर। अरे बच्चा जी, आप लोग शायद भूल गए, जो रिंग होता है ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेशल फीचर था। और रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेशल फीचर ये होता था, मैं बताता हूँ आपको, कि जब आप r/√2 डिस्टेंस पे पहुंचते हो, x = r/√2 डिस्टेंस, तो रिकॉल करना यहाँ पर मैक्स इलेक्ट्रिक हो फील्ड, जाता। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्रो कर रही है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपने डाइपोल को ग्रोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, अगर डाइपोल को उस जगह रखा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो कर रही है, और डाइपोल मोमेंट राइट साइड यानी कि नेगेटिव चार्ज लेफ्ट और पॉजिटिव चार्ज राइट ऐसे रखा है आपने, तो ये मुझे पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा।
लेकिन कौन सा चार्ज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर, पहला वाला फिगर देखो ना, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज इज इन द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, एंड देयरफॉर नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट। लेकिन अगर आप इसी डायपोल को ऐसी ही ओरिएंटेशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद किसी पॉइंट पर रखिए, आफ्टर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो, अब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लेफ्ट साइड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स राइट साइड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? कौन ज्यादा? माइनस, यानी कि अब नेट फोर्स इधर। तो रिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेशल बिहेवियर है, इस वजह से ये डिस्टर्ब कर देता है बार बार। अचानक से अगर देखोगे ना, तो ये नहीं कह सकते, जब तक आपको डायपोल की एग्जैक्ट लोकेशन ना दी जाए तब तक आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि डायपोल पे अट्रैक्शन आएगा या रिपल्सन आएगा। और वो उस डिफरेंशिएशन से भी क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊं आपको, डिफरेंशिएशन मैं कर नहीं रहा, बट मैं थोड़ी सी ट्राई कर लेता हूँ। के क्यू पी ये बनेगा, और डिनोमिनेटर में शायद आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, और न्यूमरेटर में ये शायद बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 3/2 इंटू एक्स, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, और एक्स स्क्वायर 2x बन जाएगा। तो ये 2 भी चला जाएगा यहाँ से, मतलब 3x स्क्वायर बन जाएगा कुल मिला के। यहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है क्योंकि मैं वर्बली बहुत ज़्यादा कुछ करता हूँ, तो बट फिर भी चांसेस कम ही होंगे। ऐसे कुछ बनेगा, इतने बनेगा ना बच्चे। अब एक्चुअली इसमें माइनस साइन आ गया ना ऊपर, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे ना, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, और ये और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर पावर 5/2 बन जाएगी। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म आ जाएगा। मैं पूरा लिख ही दे रहा हूँ क्या आएगा। कंप्लीट टर्म इन द न्यूमरेटर विल बी आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब आप देख लेना, चेक कर लेना, डिफरेंशिएशन करके अपने आप देख लेना इसको, सही लिखा है वैसे। इससे जानते हो क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप x को r/√2 रखोगे, x = r/2, मतलब अगर यहाँ पर डायपोल रखते, डायपोल को उस जगह रखें जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या आंसर बन जाता है? Dipole placed at the point r/√2 where the maximum electric field is present. At that point, force on the dipole will be 0. Mathematically भी verify हो जाएगा। आ रही है बात ये समझ में आपको? नहीं? यस सर। यस अच्छा, Yes, sir. ये ध्यान रखना है, इस तरीके से प्रॉब्लम है इसकी। रिंग में थोड़ा सा अलर्ट रखा करो अपने आप को यार, रिंग वाला ना प्रॉब्लम करता है। और ये एक सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर है, जहां से लेक्चर स्टार्ट किया था उसी पर बेस्ड है। मतलब अभी हम लोगों ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो ये कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होती है, दैट इज वर्क टू बी डन, मतलब वर्क टू बी डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, सिस्टम को असेंबल करने का वर्क डन, इसी के ऊपर स्फीयर की सेल्फ एनर्जी है। और इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे ना, इसमें हिंट क्या यूज करेंगे और क्या प्रोसेस लगाना चाहिए आपको, लॉजिक क्या लगाना चाहिए कि आप स्फीयर को, जो आपका स्फीयर है उसको इमेजिन कर लो, स्फीयर को इमेजिन कर लो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेयर्स के फॉर्म में, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेयर्स। मतलब ये है कि टोटल रेडियस कैपिटल आर है
तो हम ये मान लेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, इमेजिन करना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आर रेडियस का स्फीयर बन चुका है। स्फीयर अंडर कंस्ट्रक्शन मान लीजिए कि स्फीयर बन रहा अभी, स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर एट सम टाइम प्रिपेयर्ड है, और हम डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से ला करके इसके सरफेस पर रखेंगे और इसकी रेडियस को डी आर अमाउंट से इंक्रीज कर देंगे। डी क्यू चार्ज इसके सरफेस पर ला करके और इसकी रेडियस को डी आर अमाउंट से बढ़ाएंगे, यानी डी क्यू उतना ही चार्ज है जिस चार्ज से इस स्फीयर का रेडियस आर से बढ़ करके आर प्लस डी आर बन जाएगा। तो क्या इसमें आप डी क्यू कैलकुलेट कर पाओगे अगर हम डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें? सपोज करें कि रो जो है वो डेंसिटी ऑफ चार्ज है, उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। डी क्यू इन्फिनिटी से हम उतना चार्ज ला रहे हैं जिसको स्फीयर की चारों तरफ स्प्रेड करेंगे और उसका रेडियस आर से इंक्रीज करके आर प्लस डी आर कर देंगे, यानी डी क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में स्प्रेड हो रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से डी क्यू चार्ज आ गया। तो जो मेरा पहला आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसका हम लोगों ने आंसर दिया था कि जब कोई चार्ज आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाओगे तो वर्क डन कितना करोगे उसके लिए, तो जिस चार्ज को आप ला रहे हो वो मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही वर्क, यही डेफिनेशन है। और ये पोटेंशियल डी क्यू की वैल्यू तो हमने लिख दी 4 पाई आर स्क्वायर रो इंटू डी आर, और पोटेंशियल कहां पर निकाल रहे हैं हम लोग ये, तो डी क्यू चार्ज ला कहां रहे हो? डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से ला करके कहां रखना है तुम्हें? आर डिस्टेंस नहीं, आर प्लस डी आर तो आर प्लस डी आर तो डी क्यू को रखने के बाद बनेगा ना यार। डी क्यू चार्ज जब आप लाए इन्फिनिटी से तो उसके मतलब डी क्यू को लाने से पहले कौन सा चार्ज है वहां पर? चार्ज डी क्यू के लाने से पहले कौन सा चार्ज है? तो उसके पहले स्मॉल आर रेडियस की स्फीयर का चार्ज रहा होगा। यस सर। कितना उसमें उसका पोटेंशियल क्या रहा होगा? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना है आपको। दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को देखोगे ना तो दिक्कत है नहीं। यहाँ पर बता रहा हूँ कहाँ गया क्वेश्चन ये वाला। इस क्वेश्चन को देखो ना, जब आप इसमें Q3 को लाए थे, जब हम Q3 को लाए तो Q3 को आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? उसके लाने से पहले कौन कौन आ चुके हैं? तो उसके लाने से पहले Q1 और उसके लाने से पहले Q2। तो Q3 के लाने से पहले जो चार्ज आ चुके थे उनके पोटेंशियल काउंट करो। पकड़ पाए इस लॉजिक को? नहीं पकड़ पा रहे हो? यस सर। है ना? तो यही काम यहाँ भी कर दीजिए, हो गया आंसर आपका। डी क्यू चार्ज को लाने से पहले जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल लिखेंगे, तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला K विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो स्फीयर है इसका चार्ज कुछ रहा होगा, वो आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से निकाल सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय उसका रेडियस KQ बाय आर। ये स्टेप समझ पा रहे हैं यार? यस सर। यस सर। है ना? बस अब इसको इंटीग्रेट करके आप टोटल वर्क निकाल दीजिए, या फिर उसी को आप स्फीयर की सेल्फ एनर्जी भी कह सकते हो। इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उनको हटा देते हैं। 4 पाई ये कैंसिल ही हो रहा है यहाँ से। तो मैं जस्ट टाइम सेव करने के लिए यार अभी तो फिलहाल मतलब इतना ट्रस्ट करो कि आंसर आएगा आपका। और जो रो है उसको आखिरी में हम रिप्लेस किससे करेंगे ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम से। टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम से आखिरी में रो को रिप्लेस कर देंगे। और इंटीग्रेशन की लिमिट सब रखेंगे 0 से लेकर के कैपिटल आर तक की। तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन नहीं करने जा रहा। फाइनल आंसर इज 3/5 K कैपिटल Q स्क्वायर बाय आर। ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। यस सर, यही आ रहा। हाँ जी।
मतलब थोड़ा सा आप लोग इंटीग्रेशंस करके देखोगे तो एक सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी का ये रिजल्ट है, जिसका एनालॉग ग्रेविटेशन में भी लगा सकते हैं। प्रोसीजर बताने, प्रोसीजर में डाउट है तो बताओ, आंसर कैसे आएगा वो तो मैथ हो गई उसमें, बस वो DW का एक्सप्रेशन रख करके इंटीग्रेट कर देना है। प्रोसीजर में अगर कोई स्टेप मैंने कि ये DW कैसे लिख दिया हमने और ये सब क्या किया है तो वो बताओ। कोई डाउट है किसी का? नो सर। नो सर। है ना, चलिए ठीक है फिर, कोई बात नहीं। तो ये थैंक यू बच्चा लोग, ये आपका ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक था, इसीलिए मेरे से आज क्लास लेनी पड़ी थी मेरे को, बट क्योंकि अदरवाइज क्या था ना कि डिसकंटिन्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये यूनिट पूरा हो गया, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के भी क्वेश्चंस हो गए, तो इस यूनिट में अब कुछ भी बचा नहीं है हमारे पास, क्योंकि बाकी जो गॉस लॉ कंडक्टर्स हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट यूनिट हैं, तो उनसे आपका प्रॉब्लम कभी रुकेगा नहीं है। एंड ग्रेविटेशन 100% कर सकते हो। तो ये जो बीच में गैप मिलेगा, चाहो तो ग्रेविटेशन चैप्टर को यूज करो, सिमिलर लॉजिक है उसमें भी। 2 चैप्टर तुम्हारे तैयार हो जाएंगे इसके अलावा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट यूनिट और दूसरा ग्रेविटेशन वाला। ठीक है, यस सर।